हेलो परिंदो, कैसे हो आप लोग। और आप लोगों की पढ़ाई कैसी चल रही है। आप लोग पढ़ रहे थे बायोटेक्नोलॉजी, जैव प्रौद्योगिकी। आप लोगों ने जैव प्रौद्योगिकी के ना पार्ट 4 भाग 4 तक आप लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से पढ़ लिया है। और आज का पार्ट है भाग 5। अब आपको पता होना चाहिए कि ठंडी भी आ गई है ना। और आपको एक बात बता दें, सबसे पढ़ने का अच्छा मौसम ना ठंडी में होता है। बताओ क्यों। क्योंकि देखो, ब्लोअर भी चलता रहता है गर्म वाला, और साथ में हम लोग कुछ ओढ़ कर, है ना, कुछ अपने ऊपर ढक करके बैठ के हम लोग पढ़ते रहते हैं। गर्मी में क्या होता है, लाइट चली गई, बहाने आ गया, भैया अब नहीं पढ़ेंगे ये वो। लेकिन ठंडी में पता है क्या है, सबसे अच्छा मौसम होता है ना। आराम से क्या करो, देखो जुकाम मेरे को है यार, पता है, बीमार चल रहा हूँ। ठीक है, कोई बात नहीं। ठीक है, तो ठंडी में काफी अच्छा मौसम रहता है, बेहतरीन मौसम। आराम से ओढ़ो, बैठो, पढ़ते रहो पढ़ते रहो पढ़ते रहो। आप लोगों को पता है, जब मैं छोटा सा था, मतलब करीब 7th या 8th में पढ़ता था, तब ठंडी के मौसम में ना पढ़ने में मुझे ज्यादा मजा आता था। अब पूछ रहे हो कि क्यों मजा आता था। क्योंकि देखा जाता था कि ठंडी के मौसम में ना, देखो ना पसीना का झंझट, ना कोई झंझट, आराम से कपड़े पहनो, जूते पहनो, है ना। लाइब्रेरी ज्वाइन किया था मैं, लाइब्रेरी जाता था पढ़ने। तो देन क्या होता था, आराम से जाओ, खूब पढ़ के आओ, है ना। यार लगता था, देखो पता है, हमें पता है जिसके दिमाग में टेंशन होता है ना कि यार अब कुछ करना है, हमें कुछ करना है, हमें पढ़ लिख कर आगे निकलना है, हमें इन गंवारों जैसे नहीं रहना, गंवारों जैसी हरकतें नहीं करना है। अब हमें कुछ बहुत बड़ा करना है, अपना नाम बनाना है। तब आपके अंदर ना एक आग जलेगी, और वही आग से ना आप पढ़ोगे, लिखोगे, आगे बढ़ोगे। जब तक ये आग नहीं जलेगी ना, तब तक आप लोग कुछ नहीं कर पाओगे। इसलिए जलेगी आग यार, पता है। अभी नहीं कुछ हो रहा ना अंदर से। अभी जब 2 साल 3 साल बाद देखोगे ना अपने दोस्त को, 4 व्हीलर से चल रहा है ना, अपनी गर्लफ्रेंड को देखोगे, दो दो लड़के या बच्चे लेकर के आ रही है 4 व्हीलर से, ऑडी से, BMW से। तब देख के शौक रह जाओगे, यार बेटा इसके पास इतना हो गया, मेरे पास कुछ नहीं हुआ। काश मैंने भी पढ़ाई की होती, काश मैं भी कुछ कर रहा होता, है ना। इसलिए पता है, कुछ दूर का सोचो। मेंटल मतलब जो मेंटल है ना, आपका जो मेंटल माइंड है, उसको कुछ दूर का बताओ कि बेटा देख, ऐसे ऐसे करके वहां पहुंचना है, उस जगह पर इतना पैसे कमाने हैं। ठीक है, तो चलिए, बात बहुत हो चुकी। आज का टॉपिक है हमारा एनसीईआरटी का अगला पॉइंट। हम लोग पढ़ रहे थे इसके पिछले पॉइंट में, ठीक है। अब हम लोग बढ़ते हैं एनसीईआरटी के अगले पॉइंट में, और एनसीईआरटी का अगला पॉइंट है हमारा सक्षम परपोषी अतिथेय पुनर्योगज डीएनए के साथ रूपांतरण हेतु। देखिए, हमने एक संवाहक को और एक विजातीय डीएनए को आपस में मिला करके क्या बनाया, पुनर्योगज डीएनए बनाया। बताइए, हमने एक क्या किया, यहां पे समझने वाली बात है। हमने एक विजातीय डीएनए विजातीय डीएनए को लाया, और संवाहक को लाया, और संवाहक को लाने के बाद हमने क्या बनाया, बताइए। तो संवाहक को लाने के बाद हम लोगों ने बनाया पुनर्योगज डीएनए। ठीक है, क्लियर है, क्लियर है। अरे ठीक है भैया, रिकॉम्बिनेंट डीएनए हमने बनाया, ये देखो, ये देखो, ये है रिकॉम्बिनेंट डीएनए। अब क्या बोल रहा है, बोले रूपांतरण हेतु। अब इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को हम लोग क्या करेंगे, कोशिका के अंदर भेजेंगे। तो क्या मतलब, ऐसे उठा के लेकर के कोशिका मिली, ले 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 चाचा अंदर डाल दे इसको, ऐसे डाल दोगे क्या, ऐसे नहीं डाल पाओगे ना, कि डाल दोगे, ऐसे डाल दोगे, नहीं डाल पाओगे। देखो अब बता दे आपको, जब मैं वंशागति का आणविक आधार पढ़ा रहा था, तो वहां पर मैंने आपको बताया था, जो डीएनए होता है वो क्या होता है, निगेटिव चार्ज होता है। और सपोज दैट आप इस डीएनए को इस कोशिका में डाल रहे हैं, इस कोशिका में डाल रहे हैं, तो आपको पता है कि कोशिका के ऊपर एक झिल्ली होती है, जिसको हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं, या फिर प्लाज्मा झिल्ली बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, प्लाज्मा झिल्ली। क्या होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये देखिए, बताइए, क्लियर है सर यहां तक, बताओ बताओ। ठीक है, सॉरी, ये देखो, ये एक झिल्ली है जिसको हमने बोला प्लाज्मा मेम्ब्रेन। देखिए, हमने पुनर्योगज डीएनए बनाया। अब पुनर्योगज डीएनए को क्या करेंगे, परपोषी कोशिका के अंदर डालेंगे। क्या करेंगे, पुनर्योगज डीएनए के अंदर, पुनर्योगज डीएनए को परपोषी
कोशिका के अंदर अंदर प्रवेश कराएंगे। ये एक है हमारी परपोषी कोशिका, ठीक है। ये क्या है हमारी, ये है हमारी परपोषी कोशिका। ये देखो अब लग रही ना सर, हाँ ठीक है। ये है हमारी परपोषी कोशिका। अब देखो पता है पुनर्योगज डीएनए लेकर के आया, बोला कोशिका से कोशिका अंदर ले ले, इसको अंदर ले ले। कोशिका ने मना कर दिया, हट चल निकल, मैं नहीं लूंगी, है ना। कोशिका ने बोला जो सिर्फ मेरा केंद्रक बोलेगा, यानी कि कोशिका का दिमाग। तो कोशिका ने बोला कि मेरा जो दिमाग केंद्रक बोलेगा उसी को मैं लूंगी। और केंद्रक तो भैया इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को जानता ही नहीं है, तो कैसे लेगा? नहीं लेगा, बिल्कुल नहीं लेगा। अब कैसे नहीं लेगा ये समझो। देखो डीएनए भी है निगेटिव चार्ज, और परपोषी कोशिका की प्लाज्मा झिल्ली भी होती है आपकी निगेटिव चार्ज। ये लो, अब बना आपका दिक्कत कि ऐसे चुपके से डाल देते अगर, है ना। लेकिन ये भी निगेटिव चार्ज, वो भी निगेटिव चार्ज। आप लोग फिजिक्स तो इतना पढ़ा ही रखे हैं, क्या पढ़ रखे हैं कि निगेटिव निगेटिव क्या होगा? अट्रैक्ट होगा, है ना। निगेटिव निगेटिव क्या होगा? अट्रैक्ट होगा। अट्रैक्ट होगा ना। बहुत मारूंगा, नहीं पता? सच में पता है तुम लोगों को? निगेटिव निगेटिव दूर भागेगा, निगेटिव निगेटिव दूर भागेगा। तो जब हम लोग ये कोशिका है, ये डीएनए लेकर के आए, तो ये देखो दूर भाग गया, ये दूर भाग गया, ये दूर। अरे पकड़ो भाई, पकड़ो दोनों को। तो बोला ठीक कोई बात नहीं। अब हम लोग क्या करते हैं, सक्षम परपोषी अतिथेय की तरह हम लोग एक टेक्निक वो करते हैं, ठीक है। और टेक्निक क्या करते हैं, सबसे पहले हम इसमें फर्स्ट स्टेज, ठीक है। तो अब हमें पता चल गया भैया ऐसे ये नहीं लेने वाला, कोशिका जो है ये ऐसे लेने वाली ही नहीं है, ठीक है। अब हमें पता चल गया कि कोशिका जो है, जो सेल है, वो ऐसे इस परपोषी डीएनए को नहीं लेने वाली, हमें कुछ रिएक्शन करवानी पड़ेगी। तो हम क्या करते हैं, कैल्शियम क्लोराइड, ठीक है, कैल्शियम क्लोराइड से संसाधित करवा देते हैं, ठीक है। कैल्शियम क्लोराइड CaCl2 से हम लोग इसको संसाधित करवा देते हैं, यानी कि इस कोशिका को हमने CaCl2 से इसको धुल दिया। अब आपको पता है कि कैल्शियम क्लोराइड द्विसंयोजन धनायन होता है। क्या होता है? कैल्शियम क्लोराइड द्विसंयोजन धनायन होता है। जब हमने इस कैल्शियम क्लोराइड से इस सेल को संसाधित किया या फिर इस सेल को हमने धुल दिया, तो क्या होता है कि कैल्शियम की जो परत थी ना, कैल्शियम के ऊपर इसकी कई परतें चढ़ चुकी हैं। ये देखो, ये देखो, ठीक है। जब ये कैल्शियम पॉजिटिव होता है, जब ये कैल्शियम की परत चढ़ चुकी है, कैल्शियम पॉजिटिव, पुनर्योगज डीएनए निगेटिव, तो फिर पुनर्योगज डीएनए आकर के इसके पास आ गया। ये देखो, ये है अपन का पुनर्योगज डीएनए, रिकॉम्बिनेंट डीएनए है। ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए हमारे पास कोशिका के, परपोषी कोशिका के ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए पास में आ गया। अब देखो ये पॉजिटिव ये निगेटिव, लेकिन प्लाज्मा मेम्ब्रेन की जो है ना एलिजिबिलिटी थी वो कम हो गई। अब देखो, देखना ये है कि ये आ तो गया, लेकिन ये अंदर कैसे घुसेगा, है ना। प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो कठोर होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो उसको रोकेगी ना कि ये भैया कहाँ जा रहे हैं, अरे आईडी दिखा अपनी, है ना। क्या बोलेगी प्लाज्मा मेम्ब्रेन? यार आईडी दिखा, आई कार्ड दिखा अपना। किधर से अंदर जाएगी? ऐसे ही अंदर चल देगी तू, है। आईडी दिखा, बिना आईडी के मैं प्रवेश ही नहीं करने दूंगी तेरे को। तो हम लोग क्या करते हैं कि देखो भाई, ये है, इसको चोरी से हम लोग भेज रहे हैं बना करके, तो हम लोग कोई आईडी वाईडी नहीं दिखाएंगे। तो हम लोग इसको करते हैं, दोनों को ताप प्रघात करते हैं। लाइट का इशू हो गया।
वो थोड़ा लाइट का इशू हो गया था। ठीक है, चलिए यहाँ पे हम लोग देख रहे थे फर्स्ट स्टेज में हमने क्या किया कि कैल्शियम क्लोराइड से उसको कोशिका को ही संसाधित कर दिया। अब हम लोग सेकेंड स्टेज में क्या करते हैं, दोनों को ताप प्रघात करते हैं। ठीक है, दोनों में ताप का कुछ वो करते हैं। सेकेंड स्टेज में क्या करते हैं, दोनों को ताप प्रघात करते हैं, उनको हम टेम्परेचर देते हैं। ठीक है, दोनों को ताप प्रघात करते हैं। ये आपके एनसीईआरटी में ना सब लिखा हुआ है, जा करके पढ़ोगे ना तो सब कुछ समझ आएगा वहां पे। ठीक है, लेकिन पढ़ना वढ़ना तो है नहीं आप लोगों को कि कभी बुक उठा करके पढ़ लो, बस हमारे ऊपर डिपेंड हो जाओ भैया, हम ही जो करें। सब बच्चे बताए, कितने बच्चे मेरे ऊपर डिपेंड है कि भैया आप ही जो बताएंगे वही वही पढ़ेंगे? बताइए, सही बच्चे नीचे कमेंट बॉक्स में करेंगे, बोलिए सभी बच्चे, कितने बच्चे डिपेंड है मेरे पे। और बता दूं कि जो बच्चा वीडियो लाइक नहीं कर रहा ना, उसको मैं बहुत मारूंगा, उसके घर आकर के उसको पीटूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले वो वीडियो को लाइक कर दे यार। तुम लोग वीडियो देख ले तो लाइक नहीं करते, बड़ा दुख होता है। ठीक है, बहुत ज्यादा दुख होता है तुम लोगों पर, है ना। लेकिन अब क्या ही किया जा सकता है। ठीक है, तो हम इसको टेम्परेचर से हम इसको मैनेज करते हैं। तो सेकंड स्टेज में क्या करते हैं, हम दोनों को ताप प्रघात करते हैं। सबसे पहले अब ये देखो, दोनों क्यों करेंगे, क्योंकि अब ये जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए था, आर डीएनए तो सेल के पास आ गया, तो इन दोनों सेल को एक उसमें ले जाते हैं पात्र में, और क्या करते हैं, टेम्परेचर देते हैं। सबसे पहले इसको 0 डिग्री सेल्सियस पर रखते हैं। कितने पर, 0 डिग्री सेल्सियस पर, यानी कि इसको हम लोग बर्फ पर रखते हैं। सबसे पहले ले जाकर के कोशिका को बर्फ पर रखते हैं। फिर दूसरे नंबर में इसको 42 डिग्री सेल्सियस पर ले जाकर के रखते हैं, बर्फ पे रखे, फिर 42 डिग्री। फिर तीसरे नंबर पर क्या किए, फिर इसको 0 डिग्री सेल्सियस पर रख दिए, फिर इसको क्या किए, बर्फ पर रख दिया गया। जब इसको 0 डिग्री पर रखा, 42 पर रखा, फिर आकर के बर्फ पर रखा, तब क्या होता है, तब देखो इतना ज्यादा ताप में अंतर होने के कारण प्लाज्मा झिल्ली में छोटे छोटे छिद्र हो जाते हैं। अब यहां पर क्या होता है कि इतना ज्यादा ताप में अंतर होने के कारण प्लाज्मा झिल्ली में छोटे छोटे छिद्र हो जाते हैं। ठीक है, जब इतना ज्यादा इसके ताप में अंतर होगा तो प्लाज्मा झिल्ली में छोटे छोटे छिद्र हो जाते हैं, सिर्फ कुछ समय के लिए ही। ठीक है, हमेशा के लिए नहीं कि हमेशा के लिए हो गए, जब तुम्हारा मन हो तब भेजो, कि सिर्फ कुछ समय के लिए ही छोटे छोटे छिद्र हो जाते हैं, जिससे पुनर्योगज डीएनए प्लाज्मा झिल्ली के अंदर प्रवेश कर जाता है। ठीक है, जिससे आरडीएनए प्लाज्मा झिल्ली के अंदर कोशिका में, परपोषी कोशिका में प्रवेश कर जाता है। इसी को बोलते हैं हम सक्षम परपोषी अतिधेय। कैसे होता है, फर्स्ट स्टेज में क्या होता है कि हम लोग इसको क्या करते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट से इस सेल को संसाधित करते हैं, फिर दोनों को ताप प्रघात करते हैं, और ताप प्रघात करने के बाद देखते हैं कि कोशिका के अंदर ये सारी चीजें इंटर हो गई। हमने जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए को बनाया, वो डीएनए क्या हुआ, वो डीएनए इंटर हो गया हमारी सेल के अंदर, बस हमको इतना ही चाहिए। अब जब ये हमने पता है हमने एक डीएनए अच्छा बनाया, और जब ये सेल के अंदर इंटर कर गई, तब आई होप ये अच्छा करेगी, है ना, तब तो कोई दिक्कत रहेगी नहीं, ये बिल्कुल अच्छा करेगी, है ना। हमें पूरा विश्वास है अपने बच्चे पर, है ना। है ना, जैसे मुझे विश्वास है आप लोगों पर कि आप लोग मुझसे पढ़ रहे हैं, तो आई होप आप लोग बहुत अच्छा करेंगे, आप लोग ना बोर्ड एग्जाम में बहुत अच्छा करके आएंगे। तो इसी तरह वैज्ञानिकों को भी विश्वास है इस पुनर्योगज डीएनए पर कि हमने बनाया है तो बाई चांस ये अच्छा ही करेगा, कोई खराब नहीं करेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका एक्स्ट्रा पॉइंट। ठीक है, एक्स्ट्रा पॉइंट आप लोग डाल के लिखेंगे आगे थोड़ा सा कि परपोषी कोशिकाओं में विजातीय डीएनए को प्रवेश के लिए अन्य तकनीक भी उपयोग की जाती है।
पहली तकनीक तो ये हो गई सक्षम परपोषी अतिथेय। इसको मिटा दो थोड़ा सा कि अन्य तकनीक क्या है उसको देख लेते। मिटा दें, चलो थोड़ा सा बस मिटाऊंगा इतना नीचे का अभी, बाकी तो फिर पूरा मिटाना पड़ेगा, है ना। तो आप लोगों ने इस चीज को समझा, क्या समझा कि परपोषी कोशिका में विजातीय डीएनए के प्रवेश के लिए अन्य तकनीक भी उपयोग की जाती है। कौन कौन सी? जो आपकी एनसीईआरटी में ना मात्र 2-2 लाइन में समझाया गया है, ठीक है, 2-2 लाइन में। तो यहां पर हम भी थोड़ा थोड़ा आपको समझा देते हैं। पहला आता है सूक्ष्म अंतःक्षेपण। पहला आता है सूक्ष्म अंतःक्षेपण, ठीक है, पहला आता है सूक्ष्म अंतःक्षेपण और दूसरा आता है बायोलिस्टिक या जीनगण, ठीक है। दूसरा क्या आता है? बायोलिस्टिक या जीनगण, ठीक है। पहला आता है सूक्ष्म अंतःक्षेपण, दूसरा आता है बायोलिस्टिक या जीनगण और तीसरा आता है रासायनिक विधि। तीसरा क्या आता है? रासायनिक विधि। और चौथा क्या आता है? चौथा आता है अहानिकारक रोगजनक संवाहक, ठीक है, अहानिकारक रोगजनक संवाहक, ठीक है। ये 4 और तकनीकी है, ठीक है, ये 4 और तकनीकी है, तो इनके बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे, ठीक है। तो आप लोग उसको लिख लिए होंगे, उस साइड वाला भी हम मिटा देते हैं हम, है ना, इसको भी समझा देते हैं ना, नहीं तो फिर क्या करेंगे, नहीं तो फिर छोड़ दे क्या? नहीं छोड़ेंगे यार बच्चे, क्योंकि पता है इसमें से एक पॉइंट है नीट लेवल का, ठीक है, नीट में उससे कई बार क्वेश्चन फंस चुके हैं। जब उसमें नीट में क्वेश्चन फंस चुके हैं तो यार ये तो पढ़ाना है हमें, है ना। हम तो यही देखते हैं कि नीट आखिरकार पूछता कौन कौन से क्वेश्चन है यार। अपन लोग यही तो देखने आए हैं सब कि जो नीट है वो कौन कौन से क्वेश्चन पूछता है ना, कि आप लोगों को परेशान कर देता है कि नहीं करता है, और करता है तो क्यों करता है, और यदि नहीं करता है तो क्यों नहीं करता है ना, ये सारी चीजें। तो चलिए, बिल्कुल छोटे छोटे हैं कि ये है हमारा सूक्ष्म अंतःक्षेपण, है ना। सूक्ष्म अंतःक्षेपण को हम लोग बोलते हैं माइक्रो इंजेक्शन। क्या बोलते हैं? माइक्रो इंजेक्शन, माइक्रो इंजेक्शन। सूक्ष्म अंतःक्षेपण में क्या किया जाता है? माइक्रो इंजेक्शन, यानी कि पतले से इंजेक्शन से क्या किया जाता है ना, निकाल लिया जाता है। और ये जो सूक्ष्म अंतःक्षेपण होती है ना, लिखिए, इस विधि में पुनर्योगज डीएनए को सीधे जंतु कोशिका के केंद्रक के भीतर अंतःक्षेपित कर दिया जाता है। यानी कि अंतःक्षेपण विधि कहां पर होती है? जंतु कोशिका में, ठीक है। और इस विधि में पुनर्योगज डीएनए को, इस विधि में पुनर्योगज डीएनए को जंतु कोशिका में केंद्रक में, सीधे केंद्रक में अंतःक्षेपित कर देते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं सूक्ष्म अंतःक्षेपण, ठीक है। ये आईवीएफ तकनीक के द्वारा होता है। जैसे इन विट्रो फर्टिलाइजेशन होता है, यह आईवीएफ तकनीक द्वारा होता है। जैसे इन विट्रो फर्टिलाइजेशन होता है, मादा के एक सिरिंज के माध्यम से उसका ओवम निकाल लेते हैं, फिर पुरुष का एक सिरिंज के माध्यम से स्पर्म निकाल लेते हैं, फिर ओवम और स्पर्म को टेस्ट ट्यूब में ग्रो करवाते हैं, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन करवाते हैं उसका, फिर जाकर उसको इम्प्लांटेशन कर देते हैं। तो इसी तरह यहाँ पर भी पुनर्योगज डीएनए को एक सिरिंज के माध्यम से सीधे कोशिका के केंद्रक में भेज देते हैं, ठीक है। अब ये सेकंड आता है ब्लास्टोसिस्ट या जीनगन, ठीक है। ब्लास्टोसिस्ट बायोलिस्टिक है, सॉरी बायोलिस्टिक, वही तो मैं सोच रहा हूँ, ब्लास्टोसिस्ट यहाँ पे कहा गया। ब्लास्टोसिस्ट सेल की स्टेज होती है, ठीक है। देखिए, ब्लास्टोसिस्ट या जीनगन गन मतलब बंदूक, कि जी देखो बंदूक, गन मतलब बंदूक, तो बंदूक की क्या होती है? गोली होती है, ये है बंदूक की गोली, और ये यहाँ पे रख दिया ये है हमारी गन की गोली। और ये आगे वाला पॉइंट क्या है? रिकॉम्बिनेंट
डीएनए। और ब्लास्टोसिस्ट या जीन गन का उपयोग ज्यादातर पादप कोशिका में होता है। कहां पर होता है? पादप कोशिका में होता है। ये देखो, ये है हमारी पादप कोशिका, है ना। अब देखो, हम यहां से, ये गन है, ये चाचा है, इस गन को चला रहा है, ठीक है। इस गन में गोली को इस ब्लास्टोसिस्ट या जीन गन में ऐसा कुछ किया जाता है, गोली के अंदर रिकॉम्बिनेंट इसको इतनी स्पीड से भेजा जाता है कोशिका के अंदर कि ये आसानी से इसके घुस के केंद्रक में पहुंच जाए। इतनी स्पीड से भेजा जाता है। देखो, कोशिका के बाहर कोशिका भित्ति होगी, कोशिका भित्ति मजबूत होती है, यदि धीरे से मारेगा तो लड़के वापस आ जाएगी, पुनर्योगज डीएनए, रिकॉम्बिनेंट डीएनए खराब हो जाएगा। यदि इसकी ज्यादा स्पीड से हो जाएगी तो मार देगा, कोशिका के आर पार हो जाएगा। जब कोशिका के आर पार हो जाएगा तो भी कोई काम नहीं करेगा। तो यहां पर इसकी स्पीड होती है, कितनी होती है? 400 फीट पर सेकेंड। ये याद रखना, 400 फीट पर सेकेंड। यदि 400 फीट पर सेकेंड की कम स्पीड से अगर इसको गोली को भेजा गया तो लड़के वापस आ जाएगी। यदि 1400, है ना, याद रखना, 1400 फीट से यदि ज्यादा स्पीड से इसको भेज दिया गया तो क्या होगा कि ये कोशिका के सीधे आर पार निकल जाएगी, ठीक है। तो ये होता है ब्लास्टोसिस्ट। यह विधि सिर्फ और सिर्फ पौधों के लिए, पादप के लिए ही उपयोगी होती है, ठीक है। ये क्या है हमारी? ये है पादप कोशिका, और यहां पर क्या पाई जाती है? पादप भित्ति पाई जाती है, ठीक है। यानी कि कोशिका भित्ति पाई जाती है। कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? नीचे कमेंट बॉक्स में बच्चे कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। आप लोग बताएंगे, मेरा ये क्वेश्चन है ना, तुम लोग बताओ। इतने क्वेश्चन मैं तुम लोगों को सॉल्व करवाता हूं, तो बच्चे ये क्वेश्चन तो मेरा बताओ, और वीडियो को जल्दी से लाइक कर दो। और बता दूं, जो हमारा दूसरा चैनल है बायो अमन मोटिवेशन, आप लोग उस चैनल को ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करें, मोटिवेशनल वीडियोस को जाकर के वहां पर देखें, ठीक है बच्चे। तो ठीक है, आप लोग इसको लिख लीजिए। अब हम लोग बढ़ते हैं इसके आगे। तो देखिए, अब हम लोग यहां पर बढ़ेंगे आगे, और आगे का पॉइंट है हमारा बहुत बेहतरीन सा, यानी कि एनसीईआरटी का पॉइंट है। देखिए, मेरा पॉइंट नहीं है, ठीक है, एनसीईआरटी का पॉइंट है। और एनसीईआरटी का पॉइंट ये है कि पुनर्योगज डीएनए प्रौद्योगिकी के प्रक्रम। देखो, हमें पता है कि बायोटेक्नोलॉजी में, जैव प्रौद्योगिकी में हम सिर्फ यही पढ़ते हैं, जीन के साथ खिलवाड़ करते हैं, डीएनए को अपना चाचा समझ लेते हैं, है ना, उसके साथ बातें चीतें करते हैं, उसको काटते हैं, पीटते हैं, नए लक्षण उत्पन्न करते हैं। जैसे देखो, कार की फैक्ट्री में क्या होता है? पुरानी कार को मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, उसको तोड़ते हैं, पीटते हैं, कोई नया लुक देते हैं उसको, है ना। बाइक की फैक्ट्री में उसको तोड़ फोड़ के कोई नया लुक देते हैं। इसी तरह इधर भी किया जाता है, डीएनए को तोड़ फोड़ के कोई नया लक्षण वाला जीन बनाया जाता है, नया लक्षण वाला डीएनए बनाया जाता है, ठीक है। तो एनसीईआरटी का हमारे जो अगला पॉइंट है, वो अगला पॉइंट है डीएनए, पुनर्योगज डीएनए प्रौद्योगिकी के प्रक्रम। कि जब हम पुनर्योगज डीएनए हम किस तरह से बनाते हैं, डीएनए को किस तरह निकालेंगे, किस तरह काटेंगे, किस तरह डीएनए बना लेंगे, फिर किस तरह से हम लोग क्या करेंगे, बताइए, किस तरह से हम कोशिका में प्रवाहित कर देंगे, फिर उसके लक्षण क्या क्या दिखते हैं, ये चीज हम अब यहाँ पे पढ़ेंगे। और ये हमारा, पता है, ये हमारा लास्ट पॉइंट है। इन 6 को पढ़ने के बाद, ये 6 है ना, पता है, इनको फुल डिटेल में पढ़ना है, ठीक है, 6 को फुल डिटेल में पढ़ना है। और एक बात और, इन 6 को पढ़ने के बाद ना ये चैप्टर हमारा खत्म भी हो जाएगा, है ना, ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, फिर हम लोग बढ़ेंगे आगे। यानी कि हमने लगभग, देखो आज 25 तारीख है, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, हाँ ठीक रहेगा, ठीक है। तो इसी 26-27 तारीख को चैप्टर हमारा खत्म हो जाएगा, यानी नवंबर में हमने इसको खत्म कर लिया है, और जहां तक है नवंबर में ही अगला चैप्टर शुरू हो जाएगा। बहुत जल्दी जल्दी हम लोग पढ़ा रहे हैं, तो फिर आप लोगों को पढ़ना है थोड़ा सा, ठीक है, आप लोगों को भी हमारे साथ मेहनत करनी है। जब देखिए, मैं सुबह के, अभी देखिए टाइम क्या हो रहा है, टाइम बज रहा है 4:30 बज रहे हैं, उस समय लेक्चर की शूटिंग हो रही है। सोचो, जब मैं अपनी नींद खराब करके, है ना, मुझे भी सोना अच्छा लगता है ना, बताइए, जब मुझे भी अच्छा लगता है तो फिर गलत होगा ना यदि आप लोग सोओगे तो, बताओ, है ना। तो चलो ठीक है, कोई दिक्कत है तो आप लोग मुझसे फोन पे बात कर सकते हैं। नंबर कहां पर मिलेगा पता है आप लोगों को, कम्युनिटी पर एक अभी पोस्ट पड़ी हुई है, वहीं पर मैंने अपना ऑफिशियल नंबर लॉन्च किया है, ठीक है। और कॉलिंग का समय है 7 बजे के
बाद, शाम को 7 बजे के बाद सिर्फ आप 5 मिनट के लिए कॉल कर सकते हैं। कोई दिक्कत है तो जरूर मैं आधे घंटे भी करूंगा आप लोगों से, ठीक है। चलिए यहां पर आता है सबसे पहला स्टेज आता है आनुवांशिक पदार्थ डीएनए का पृथक्करण करना। यानी कि जो कोशिका है, हमारी सेल है या फिर किसी जीव की सेल है, वहां से आनुवांशिक पदार्थ जो है डीएनए है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, इसको हम लोग अलग करते हैं, ठीक है। अलग कर लिए हमने, ठीक है, पढ़ेंगे अभी डिटेल में। फिर डीएनए को विशिष्ट स्थलों पर काटना, डीएनए को एक विशिष्ट स्थल पर काटते हैं, उसके छोटे छोटे जीन बनाते हैं। फिर पीसीआर का उपयोग करते हुए लाभकारी जीन का प्रवर्धन। आपने पीसीआर पढ़ा था, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन देखा था, फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज में क्या होता है, डीएनए जुड़ता है, फिर पूरा डीएनए बना लेता है, ठीक है, ये देखो। फिर चौथा आता है पुनर्योगज डीएनए का परपोषी कोशिका जीव में निवेशन। फिर ठीक है, जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना है उसको परपोषी कोशिका में निवेश कर दिए। फिर आता है बाहरी जीन उत्पाद को प्राप्त करना, ठीक है, जो जीन उत्पाद बना रहा है उसको प्राप्त करना। फिर अनुसंधान अनुप्रवाह संसाधन, ठीक है, तो इसको लिख लो। हम लोग अब सबसे पहला पढ़ते हैं आनुवांशिक पदार्थ डीएनए का पृथक्करण, ठीक है। चलो बिना देर किए हुए, देर भी ना करें, हम लोग पढ़ भी लें, क्योंकि हम लोग देखो इसको पढ़ेंगे और इसको पढ़ेंगे। और आपको मैं पढ़ाया था, जब मैं इलेक्ट्रोफोरेसिस पढ़ा रहा था, वहां पे मैंने आपको पढ़ाया था कि पीसीआर का उपयोग करते हुए लाभकारी जीन का प्रवर्धन, ठीक है, किस तरह हमने लाभकारी जीन को ऐड करके एक नया डीएनए बना लिया है, ठीक है, बनाया था ना डीएनए पीसीआर में, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन में। उसको एक बार रिवीजन करो, ठीक है। चलो मिटा दो इसको, मैं मिटाने वाला हूं। ये देखो, तो हम लोग सिर्फ 2 स्टेज को पढ़ेंगे। पहला आनुवांशिक पदार्थ डीएनए का पृथक्करण, और दूसरा क्या पढ़ेंगे, दूसरा अपन लोग पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे बताओ, डीएनए को विशिष्ट स्थलों पर काटना। पीसीआर हमने पढ़ ही रखा है, फिर 3 पढ़ के चैप्टर हम लोग खत्म कर देंगे, खत्म हो जाएगा, है ना। तो देखिए हम लोग क्या देखते हैं कि आनुवांशिक पदार्थ डीएनए का पृथक्करण। अब ये डीएनए किस में पाया जाता है, डीएनए हमारा पादप कोशिका में, ठीक है, पादप कोशिका में, फिर जंतु कोशिका में, फिर जीवाणु में डीएनए पाया जाता है। बताइए पाया जाता है कि नहीं, कवक कोशिका में, इन सभी कोशिकाओं में, इन सभी कोशिका में डीएनए पाया जाता है। इनकी सभी की सेल होती है और वही सेल में डीएनए पाया जाता है, ठीक है। डीएनए को अलग करना होता है। देखो इसका मतलब क्या होता है, आनुवांशिक पदार्थ का पृथक्करण करना, यानी कि डीएनए अलग, कहां से, कोशिका से, ठीक है। यानी कि एक सेल है, उस सेल से हम लोग डीएनए को अलग करते थे। जब आपको याद होगा कि जब मैं आपको शुरू में पढ़ा रहा था, क्या पढ़ा रहा था, यही बायोटेक्नोलॉजी, तब मैंने आपको वहां पर पढ़ाया था कि यदि हमको आनुवांशिक पदार्थ को, यदि एक ये सेल है ना, इस सेल से हम लोग जेनेटिक मटेरियल को अलग करेंगे, तो एक हम लोग एंजाइम यूज कर रहे थे। क्या यूज कर रहे थे, एक एंजाइम, और उस एंजाइम को बोलते थे लाइसिन एंजाइम, ठीक है। क्या बोलते थे, उस एंजाइम को हम लोग बोलते थे लाइसिन एंजाइम, ठीक है। वहां पर हम जिस कोशिका की बात कर रहे थे वो थी एक जीवाणु की कोशिका। जीवाणु की कोशिका को काटने वाला लाइसिन एंजाइम है लाइसोजाइम एंजाइम। वहां पर बात कर रहे थे लाइसिन एंजाइम। लाइसिन एंजाइम क्या करता है, तो लाइसिन एंजाइम कोशिका से आनुवांशिक पदार्थ को अलग कर देता है। यानी कि इस कोशिका को, दीवार को पहले तो काट देगा, ठीक है। लाइसिन एंजाइम कई प्रकार के होते हैं, ये देखो दीवार को काट दिया, फिर केंद्रक को, वो कोशिका भित्ति को काट दिया, ठीक है, फिर केंद्रक को भी काट दिया, ये देखो फाइनली ये फाइनल प्रोडक्ट डीएनए हमारा बच गया। तो लाइसिन एंजाइम क्या करता है, आनुवांशिक पदार्थ को कोशिका से अलग करता है। आप लोगों ने वहां इस चीज को बहुत अच्छे से समझा, ठीक है, आनुवांशिक पदार्थ को अलग करता है, ठीक है, ठीक है। अब देखो, लेकिन लाइसिन एंजाइम कई प्रकार के होते हैं। यहाँ पर पादप कोशिका, जंतु कोशिका, जीवाणु कोशिका, कवक कोशिका, कौन कौन सा लाइसिन एंजाइम लगेगा, तो यहाँ पर देख लो जीवाणु कोशिका के लिए, ठीक है, किसकी कोशिका के लिए, जीवाणु कोशिका के लिए। जब कोई जीवाणु कोशिका है तो जीवाणु कोशिका के लिए जो एंजाइम लगता है उसको बोलते हैं लाइसोजाइम एंजाइम, ठीक है। क्या बोलते हैं,
बताइए, जो जीवाणु कोशिका के लिए जो एंजाइम यूज होता है, हम उस एंजाइम को बोलते हैं लाइसोजाइम एंजाइम। ठीक है, क्या बोलते हैं? लाइसोजाइम एंजाइम। क्लियर है? यहां तक अलग है। अब देखो, जो जीवाणु कोशिका थी, यदि पादप कोशिका हम लोग ले आएंगे तो पादप कोशिका के लिए कौन सा एंजाइम लग रहा था? लाइसोजाइम एंजाइम। और लाइसोजाइम एंजाइम ना लाइसिंग एंजाइम में पाया जाता है। ठीक है, पादप कोशिका के लिए सेलुलेज एंजाइम लगता है। क्या लगता है? पादप कोशिका के लिए सेलुलेज लगता है, क्योंकि पादप कोशिका में कोशिका भित्ति पाई जाती। क्या पाई जाती है? कोशिका भित्ति पाई जाती है। और आपको बता दें कि कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? सेलुलोज की बनी होती है। क्लियर है? यहां तक क्लियर है ना? पादप कोशिका में कोशिका भित्ति पाई जाती है और कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? सेलुलेज की बनी होती है। ठीक है, जैसे आपका हो गया कवक। ठीक है, क्या हो गया? पादप कोशिका के लिए कौन सा एंजाइम लगेगा? देखो, जैसे ये जीवाणु की कोशिका है, ठीक है, ये किसकी कोशिका है? पादप की कोशिका है। अब आया यहां पर कवक की कोशिका के लिए कौन सा एंजाइम लगेगा? तो कवक की जो कोशिका भित्ति, जैसे ये है हमारा कवक, ठीक है, तो इस कवक की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? काइटिनेज, काइटिन की। ठीक है, किसकी बनी होती है? काइटिन की। तो इसके लिए कौन सा एंजाइम लगेगा? काइटिनेज, काइटिनेज एंजाइम, काइटिनेज एंजाइम। कवक की कोशिका को तोड़ने के लिए, यानी कि कवक से यदि हम आनुवांशिक पदार्थ, जेनेटिक मटेरियल अलग करेंगे तो उसके लिए हम लोग काइटिनेज एंजाइम को लाएंगे। ठीक है, क्लियर है? क्लियर है यहां तक? देखिए, ये हुई इसकी बाहरी आवरण को हटाने के लिए। अब देखिए, जिस कोशिका के अंदर कोशिका झिल्ली पाई जाती है, क्या? कोशिका झिल्ली। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये दोनों पॉइंट। कोशिका झिल्ली, तो कोशिका झिल्ली को काटने के लिए, ठीक है, कोशिका झिल्ली को काटने के लिए प्रोटीएज एंजाइम लगता है। ठीक है, कौन सा एंजाइम? प्रोटीएज एंजाइम। एक हो गया कोशिका झिल्ली और दूसरा हो गया केंद्रक झिल्ली। ठीक है, कोशिका झिल्ली, केंद्रक झिल्ली को काटने के लिए क्या लगता है? लाइपेज लगता है। ठीक है, लाइपेज एंजाइम। ठीक है, तो ये दोनों आईएमपी हैं। जैसे डीएनए को प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम काट रहा था, उसी तरह कोशिका की जो बहुत दीवारें होती हैं उसको कौन काट रहे हैं? एंजाइम काट रहे हैं। देखो, पादप कोशिका है, पादप कोशिका को पहले सेलुलोज, ठीक है, लाइसिंग एंजाइम सबसे पहले सेलुलोज डालेंगे। सेलुलोज डालने से क्या होगा कि उसकी जो बाहरी कोशिका भित्ति है वो कट जाएगी। फिर आएगी कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली काटने के लिए फिर लाइसिंग एंजाइम हमको डालना पड़ेगा। लाइसिंग एंजाइम क्या डालना पड़ेगा? प्रोटीएज, जो कोशिका झिल्ली को काट देगी। फिर कोशिका झिल्ली को काटने के बाद हम लोग पहुंच जाएंगे अंदर। अब अंदर है एक केंद्रक झिल्ली। क्या है? केंद्रक झिल्ली। केंद्रक झिल्ली को काटने के लिए फिर हम लाइसिंग एंजाइम का लाइपेज एंजाइम लेंगे। जब डाल देंगे तो क्या होगा? तो होगा ये हमारा, ये है जेनेटिक मटेरियल। तो जेनेटिक मटेरियल हो जाएगा हमारा अलग। ये देखो, ये है जेनेटिक मटेरियल। जेनेटिक मटेरियल हो गया हमारा अलग। तो इतना स्क्रीनशॉट लो, इसको मैं मिला दूं, फिर मैं समझाता हूं इसके आगे। जल्दी से ले लो, इसको अपनी कॉपी में लिखो, नोट्स में। ठीक है, लिख लिए? चलो, ठीक है। लाइसिंग एंजाइम का उपयोग करके हमने पादप की, जंतु की, कवक की कोशिका से ये देखो अनुवांशिक पदार्थ को हमने निकाल लिया। ये अनुवांशिक पदार्थ को निकाल लिया। सपोज दैट हमने पादप कोशिका से हमने ये देखिए इस अनुवांशिक पदार्थ को निकाल लिया। और ये अनुवांशिक पदार्थ कहां पर था? ये अनुवांशिक पदार्थ था केंद्रक के अंदर, है ना। ये हमने अनुवांशिक पदार्थ को निकाल लिया। ये अनुवांशिक पदार्थ बच्चे कहां पर था? बताओ। ये अनुवांशिक पदार्थ था केंद्रक के अंदर। केंद्रक को कौन सा एंजाइम काट रहा था? लाइपेज एंजाइम। केंद्रक झिल्ली को कौन सा एंजाइम काट रहा था? लाइपेज एंजाइम। अब हमको ये बताओ, जो केंद्रक होता है ना, केंद्रक के अंदर क्या आपको डीएनए मिल जाएगा? हमको तो डीएनए अलग करना है ना, नहीं मिलेगा ना डीएनए। तो इसमें क्या क्या होगा? इसमें हमारा होगा आरएनए होगा और होगा हमारा हिस्टोन प्रोटीन। ठीक है,
इसके अंदर हमारा आरएनए होगा और क्या होगा, और होगा हिस्टोन प्रोटीन होगा। तो भैया ये बताओ, हमको आरएनए को भी तो तोड़ना है, ठीक है, आरएनए को भी तो तोड़ना है, हिस्टोन प्रोटीन को भी तोड़ना है। बताइए, यदि हम आरएनए को नहीं तोड़ेंगे, हिस्टोन प्रोटीन को नहीं तोड़ेंगे, तो हमको डीएनए कहां से मिलेगा? बताओ बताओ बॉस, सही है? सोचो एक बार, तुम लोग सोचो कि जब हमको इसमें से चाहिए खाली, क्या चाहिए हमको? इसमें से खाली चाहिए डीएनए, और डीएनए है हमारा ये, ठीक है, ये है, और ये डीएनए हमको अलग अलग टुकड़ों में हमको ये मिल रहा है, ठीक है, ये देखो। तो हमको क्या करना होगा, इसमें से आरएनए को हटाने के लिए क्या करना होगा? राइबोज न्यूक्लियेज एंजाइम का प्रयोग करना होगा, ठीक है, राइबो न्यूक्लियेज एंजाइम का प्रयोग करना होगा। तो हमने क्या किया, स्प्रे से राइबोज न्यूक्लियेज एंजाइम को डाल दिया, और जब हम राइबोज न्यूक्लियेज एंजाइम को डाल दिए तो आरएनए खत्म हो गया, आरएनए का उसने पाचन कर लिया। फिर हिस्टोन प्रोटीन का पाचन करने के लिए फिर से हमने यहाँ पर प्रोटीएज एंजाइम को डाल दिए, और जब हमने प्रोटीएज एंजाइम को डाला तो क्या हुआ, हिस्टोन प्रोटीन का पाचन हो गया। समझो, समझने वाली बात है, बहुत अच्छा टॉपिक है, ठीक है, डिस्ट्रैक्ट नहीं होने बे यार, मतलब इतना प्यारा सा टॉपिक है, फिर भी नहीं समझ आ रहा। समझ आएगा, कोई बात नहीं, ठीक है, मत आने दो, अभी जब पढ़ा दूंगा ना तब आएगा समझ में, ठीक है, खाली लिखते चलो जितना बता रहा हूं, ठीक है। राइबोज न्यूक्लियस तोड़ा, प्रोटीएज तोड़ा, बहुत भारी लग रहा होगा ना, सिलेबस भी बड़ा है ना, मजाक मजाक में पढ़ रहे हैं, बस नोट्स बना लो तुम एक बार यदि नोट्स बन गई तो समझो तुम्हें सारी चीजें याद रहेगी, ठीक है बच्चे, क्योंकि आप लोग रिवीजन करोगे आपको सारी चीजें याद होती चलेंगी। तो परेशान मत हो, चुपचाप तुम लोग ना नोट्स बनाते चलो, ठीक है, जितना भी है नोट्स बनाते चलो, ठीक है। अब हमने क्या किया, हमने जब इतना राइबोज न्यूक्लियस और प्रोटीएज एंजाइम को हमने इस पर डाला तो हमको क्या मिल गया, हमको ये मिल गया डीएनए, और डीएनए अनुवांशिक पदार्थ हमको मिल गया। अब ये डीएनए अनुवांशिक पदार्थ कोशिका से मिला है, अब हम इस डीएनए अनुवांशिक पदार्थ को एक में करेंगे, अवक्षेपित करेंगे, ठीक है। तो डीएनए को अवक्षेपित करने के लिए इसमें शीत एल्कोहल डालते हैं, क्या डालते हैं, शीत एथेनॉल, शीत एथेनॉल, ठंडा एथेनॉल को इसमें डाल देते। जैसे देखो, ये एक टेस्ट ट्यूब बेबी है, यहाँ पर ये है डीएनए, और यहाँ पर ये डाल दिया हमने शीत एथेनॉल, ठीक है, क्या डाल दिया हमने, शीत एथेनॉल, ये है डीएनए। जब शीत एथेनॉल डालने के बाद डीएनए अवक्षेपित हो गया, ठीक है, शीत एथेनॉल डालने के बाद डीएनए अवक्षेपित हो गया, शीत एथेनॉल डालने के बाद डीएनए अवक्षेपित हो गया, है ना, डीएनए एकत्र हो गया, ठीक है, डीएनए अवक्षेपित हो गया, डीएनए एकत्र हो गया, ठीक है, ये देखो। और आपके एनसीईआरटी में एक डायग्राम है, मैं उसे दिखाना चाहता हूं आप लोगों को, ठीक है, देखना, ये देखो, ये यहां पर आप लोग देख रहे हैं कि जब हमने कोशिका से डीएनए को निकाला था ना, हिस्टोन प्रोटीन, ये वाला डीएनए है, ये ऊपर वाला, फिर सेकंड वाला क्या है, हमने इसमें एल्कोहल डाल दिया, शीत एथेनॉल डाल दिया, और जब हमने इसमें शीत एथेनॉल डाल दिया ना तो क्या हो गया, डीएनए अवक्षेपित हो गया, डीएनए अवक्षेपित हो गया, यानी कि डीएनए देखो एकत्र हो गया, ठीक है, ये है शीत एथेनॉल, डीएनए एकत्र हो गया। अब क्या करेंगे बताइए, अब इस एकत्र डीएनए को हम इस एथेनॉल से निकालेंगे, ठीक है, क्या निकालेंगे, डीएनए को हम लोग निकालेंगे। डीएनए की निकालने की क्रिया को हम लोग बोलते हैं स्पूलिंग डीएनए, ठीक है। इस डीएनए से एक पतली सी देख रहे होगे छड़ी है, और उस छड़ी से हम लोग इस डीएनए को घुमा करके निकाल रहे हैं, ठीक है, और इस डीएनए को उस तरह से निकालने की क्रिया को हम लोग बोलेंगे स्पूलिंग, क्या बोलते हैं, स्पूलिंग, ठीक है। तो ये हुआ आपका आनुवांशिक पदार्थ डीएनए का पृथक्करण। इस तरह से हम आनुवांशिक पदार्थ डीएनए को पृथक्कृत करते हैं।
आप लोग अब इसमें अच्छे से खूब बेहतर तरीके से लिख सकते हो। छोटा सा पॉइंट है, नीचे से लिख लो कि अनुवांशिक पदार्थ, यही शीत एल्कोहल के पास से बोले दे रहा हूं कि अनुवांशिक पदार्थ डीएनए को अवक्षेपित करने के लिए उसमें शीत एथेनॉल मिलाते हैं, जिससे डीएनए अवक्षेपित हो जाता है, एकत्रित हो जाता है। ठीक है, डीएनए क्या हो जाता है? अवक्षेपित हो जाता है या एकत्रित हो जाता है। पतली ट्यूब की सहायता से घुमाकर पूरे डीएनए को बाहर निकाल लिया जाता है। जब एकत्रित हो जाता है तो पतली ट्यूब की सहायता से इसको डीएनए को घुमा करके डीएनए को पूरा बाहर निकाल लिया जाता है। इस प्रक्रिया को स्पूलिंग कहा जाता है। क्या बोलते हैं? इस प्रक्रिया को स्पूलिंग बोलते हैं। ठीक है, ठीक है, क्लियर है। चलिए, सेकंड पॉइंट था डीएनए को विशिष्ट स्थलों पर काटना। बस यही 2 पॉइंट पढ़ेंगे। ठीक है, परेशान नहीं होने को। तो इसको अपनी कॉपी में लिख लो, मिटा सकता हूं कभी भी। ठीक है, चलो हेडिंग डाल लो। दूसरा है डीएनए को विशिष्ट स्थलों पर काटना। डीएनए को विशिष्ट स्थलों पर काटना, यानी कि अब हमको डीएनए कैसा मिल गया? अब हमको ऐसा डीएनए हमको मिल गया। ठीक है, ये देखिए, लेकिन ये डीएनए अभी एक में है। ठीक है, ये देखो, हमको बड़ा बड़ा छोटा छोटा जितना भी प्रकार का डीएनए मिला ना, ये ऐसा डीएनए मिल गया। बताओ, बोर तो नहीं हो रहे हो? बताइए बच्चे, आप लोग बोर तो नहीं हो रहे हो कि आप लोग बोर हो रहे हो? बताओ, सभी लोग नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ। कोई बच्चा ऐसा बोर तो नहीं हो रहा है कि उसको है ना बोरिंग लग रहा हो? यार बायोमन से पढ़ रहे हो, बोर हो रहे हो? बायोलॉजी के है ना, बायोलॉजी को टुकड़े टुकड़े में समझाने वाले से पढ़ रहे हो आप है ना। तो देखो, जब हमने आपको बताया था कि डीएनए को किस तरह से अलग किया जाता है, तो बच्चे मैंने आपको क्या बताया था? मैंने आपको एक पीसीआर के पहले एक तकनीकी बताई थी जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रोफोरेसिस। ठीक है, इलेक्ट्रोफोरेसिस। डीएनए को विशिष्ट स्थलों पर काटना। डीएनए को विशिष्ट स्थलों पर काटने के लिए हम लोग पहले प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम का उपयोग करते हैं। ठीक है, एंजाइम का उपयोग करते हैं, या फिर हम लोग उसको इलेक्ट्रोफोरेसिस करवाते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रोफोरेसिस, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करते हैं तो डीएनए छोटे छोटे खंडों में कट जाता है। ठीक है, चलो ऊपर वाला मिटा दूं, फिर थोड़ा सा तुम लोगों को समझा देता हूं। ठीक है, लिख लिए? काफी अच्छा पॉइंट था ये चैप्टर पता है इंटरेस्टिंग है ना। अगर इसको तुम लोग समझोगे कि बहुत बड़ा बोझ है ना, तो बोझ पकड़ के नहीं समझ पाओगे। ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। इससे ज्यादा इंटरेस्टिंग चैप्टर मुझे नहीं लगता और कोई होगा। ठीक है, गजब का चैप्टर है भैया, कितना कुछ सीखने को हमें मिलता है इसमें, इस चैप्टर में, है ना। चलिए, तो हम लोग इलेक्ट्रोफोरेसिस से क्या करते हैं? डीएनए को विशिष्ट स्थलों पर काट लेते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि डीएनए को काटना, ठीक है, डीएनए को काटना, ये है अपन का डीएनए, और इस डीएनए को अपन लोग मिलकर के, सभी लोग मिलकर के काटेंगे। ठीक है, कैसे काटेंगे? सब लोग चाकू वाकू जाओ घर से लेकर के आओ। हम लोग क्या करेंगे? प्रतिबंधन एंजाइम द्वारा डीएनए को विशिष्ट स्थलों पर काटा जाता है, जिसको बोलते हैं आणविक कैंची, है ना, आणविक कैंची। ठीक है, प्रतिबंधन एंजाइम द्वारा डीएनए को विशिष्ट स्थल पर काटा जाता है। ठीक है, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम आपने पढ़ा था, बहुत फुल डिटेल से पढ़ा था इस एंजाइम को। ठीक है, इस एंजाइम के द्वारा डीएनए को काटा जाता है, और जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस की क्रिया के द्वारा भी डीएनए को काटा जाता है। ठीक है, काटा क्या जाता है? इस डीएनए से हम लोग काट लेंगे, है ना। काटने के बाद क्या करेंगे? साइलेंट में होने के बाद भी यार ये फोन बज जाता है। अपन को इसके बारे में ज्यादा पता नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं? देखो, इस डीएनए को छोटे छोटे खंडों में काट देते हैं। काटने के बाद इसको क्या करते हैं? सबसे पहले प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम से काटते हैं। इसके बाद इसको हम लोग
जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में ला देते हैं और इसको आप लोग पढ़ चुके हो कि ये पॉजिटिव होता है और ये निगेटिव होता है, ठीक है। और डीएनए क्या होता है, डीएनए आपको बता दे डीएनए होता है निगेटिव। और जब डीएनए निगेटिव होता है तो ये यहाँ पे ये है, ये पॉजिटिव है और ये निगेटिव है। यहां से डीएनए खंडों को डाला तो डीएनए पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ बढ़ेगी, ठीक है। ये देखो ये खंड में लग जाएगा। इसमें क्या प्रयोग किया जाता है, इसमें एगोरेज जेल का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। एगोरेज जेल जब इसमें डीएनए सभी खंड में, जैसे ये देखो डीएनए खंड में लग गए तो इसमें क्या किया जाता है, इथिडियम ब्रोमाइड, ठीक है, इथिडियम ब्रोमाइड का प्रयोग किया जाता है। इथिडियम ब्रोमाइड और यूवी रेज का प्रयोग करके हम डीएनए के सभी खंडों को, डीएनए के सभी जीन को हम लोग देख सकते हैं। ये क्या है हमारा, ये है हमारा इलेक्ट्रोफोरेसिस। क्या है बताइए, ये है हमारा इलेक्ट्रोफोरेसिस, ठीक है। तो यहां पर देखो, यहां पर जो छोटा खंड हमको मिलता है वो मिला जीन का, जीन का छोटा खंड हमको ये मिला जीन, ठीक है। और ये मिला हमारा प्लाज्मिड, ये प्लाज्मिड को हमने कट करके रखा है, किससे काटा, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से। उसी रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से इस जीन को भी काटा है, ठीक है। कौन सा, जैसे हमने इको R1 से काटा तो इको R1 GAATTC पर काटता है, GAATTC, तो GAATTC पर इसको काटा, GAATTC पर इसको काटा, यानी कि इसके खंड बराबर है, ठीक है। और जब ये बताओ, और जब इसके खंड बराबर है तो ये आसानी से जुड़ जाएगा, ये देखो ये जुड़ गया। तो जब ये जुड़ गया तो ये क्या बना, ये बना हमारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए। अब ये बताओ भैया, ये ऐसे जुड़ गया है बिना कुछ किए, देखो हाथ गंदा हो गया मेरा, तुम्हारे मुंह में लगा दूं देखो ऐसे जुड़ गए, नहीं भैया, इसमें एक एंजाइम यूज होता है और वो एंजाइम कौन सा है, वो एंजाइम है लाइगेज, ठीक है। लाइगेज एंजाइम यूज होता है इसमें, क्या यूज होता है, लाइगेज एंजाइम यूज होता है। और वो लाइगेज एंजाइम क्या करता है, इसको जोड़ देता है, फिर हम इसको, ये बन गया पुनर्योगज डीएनए। हेडिंग क्या थी हमारी, डीएनए को विशिष्ट स्थलों पर काटना। हम लोग समझ चुके हैं कि डीएनए को किस तरह से विशिष्ट स्थलों पर काटा जाता है। तो यहां पर आप लोग लिख दीजिए कि इस तकनीक से डीएनए को विशिष्ट स्थल पर काटा जाता है। यह स्थल वांछित जीन युक्त स्थल होते हैं। जो यहां पर ये जीन मिला है, ये छोटा सा, ये क्या है, ये वांछित जीन है, ठीक है। यानी कि डीएनए को वांछित जीन युक्त स्थल पर ही काटा जाता है, ठीक है। जहां पर देखो, ये बताओ, हमको इंसुलिन बनाने वाला जीन निकालना है, तो जहां पर इंसुलिन बनाने वाला जीन होगा, वांछित जीन, उसी जगह तो काटेंगे। फालतू के डीएनए को काट के हमको क्या करना है, हम अपनी मेहनत को पानी में फेरेंगे? बिल्कुल नहीं, कभी नहीं, कभी जीवन में नहीं, कान पकड़ लेते हैं, ठीक है। चलो कोई बात नहीं। तीसरा पॉइंट आता है हमारा, और उस पॉइंट को पढ़ाऊंगा नहीं, परेशान मत हो है ना। तीसरा पॉइंट आता है पीसीआर का उपयोग करते हुए लाभकारी जीन का प्रवर्धन। तो पीसीआर का उपयोग करते हुए लाभकारी जीन का प्रवर्धन आप लोग देख चुके हैं कि पीसीआर टेक्निक किस तरह से होती है। एक लैब प्रोसेस होती है, किस तरह से आकर के डीएनए जुड़ता है, मैंने वहां पर आपको समझा दिया है। और जितने बच्चों ने नोट्स को बना करके रखा है, अच्छी नोट्स, मेरी बायोमन की नोट्स बना के रखे हैं, वो क्या करेंगे, हमको इंस्टाग्राम पर सभी बच्चे मैसेज करेंगे, ठीक है। इंस्टाग्राम पर वो बच्चे हमको इंस्टाग्राम पर अपनी नोट्स को दिखाएंगे, नोट्स को मैसेज करेंगे, ठीक है। तो आप लोग पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, और फिर भी कोई दिक्कत होती है ना, तो बायोमन आपके साथ है। बायोमन मोटिवेशन वाली चैनल को भी आप लोग सपोर्ट करेंगे, ठीक है। तो विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू।